एवरीवन, वेलकम टू टुडेज एनालिसिस ऑफ द हिंदू। आज का हेडलाइन है कि इंटेल ग्रिड लिंक्ड टू एनपीआर विद डिटेल्स ऑफ 119 करोड़ रेसिडेंट्स। इसमें दिया हुआ है टाइंग इट अप अपग्रेडेड नेट ग्रिड टूल्स सपोर्ट मल्टी सोर्स डेटा कलेक्शन। वन सच टूल इज गांडीव यूज फॉर फेशियल रिकॉग्निशन एंड एंटिटी रेजोल्यूशन। Details of all family members of a suspect of a person of interest, if available in NPR, could be accessed through the platform. 3 का नॉट सेंसिटिव, सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव। इसमें नेटग्रिड तो 2-3 बार न्यूज़ में रह चुका है, इसको देखते हैं पहले। इसका पूरा नाम है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। और ये है क्या, तो ये एक इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस डेटाबेस है फॉर काउंटर टेररिज्म। इसका स्पेसिफिक यूज़, अब तो इसको जब एनपीआर अब जुड़ गया है तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी, मतलब माइनर ऑफेंसेस के लिए भी यूज़ करेंगे, लेकिन मेनली इसका यूज़ होता है जो एंटी टेरर एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए, काउंटर टेररिज्म के लिए। और ये स्टार्ट ही हुआ था 2008 का मुंबई टेरर अटैक्स के बाद। क्या क्या डेटा है इसमें, तो जैसे टैक्स एंड बैंक अकाउंट्स डिटेल्स, क्रेडिट डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन, वीज़ा एंड इमिग्रेशन रिकॉर्ड, एक्सेस टू क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। ये जो है ना, एक्सेस टू क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, ये 14,000 पुलिस स्टेशंस का एक जो एफआईआर है वो उसका एक कलेक्शन है। तो उसमें आप किसी को भी, कोई भी जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रैंक के ऊपर के कोई भी ऑफिसर है, वो इसको चेक कर सकते हैं। ये आप याद रखिएगा कि एसपी रैंक के ऑफिसर के ऊपर है। उसके अलावा ये 10 सेंट्रल एजेंसीज हैं, जैसे एनआईए हो गया, सीबीआई हो गया, सीबीडीटी हो गया, ये सब इस डेटा को यूज़ कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, केवल जो जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड कोई कर रहा है तो उसके लिए भी इसको यूज़ किया जाएगा, नेट ग्रिड को। उसमें दूसरा चीज़ है कि इसमें एनपीआर को जोड़ा जा रहा है। तो एनपीआर क्या है, तो ये रजिस्टर ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया है। रेसिडेंट्स मतलब कोई भी ऐसा आदमी जो an individual residing in an area for 6 months or more or intending to stay in that area for next 6 months। मतलब किसी भी एरिया में या तो वो 6 महीने या उससे ज़्यादा से रह रहा है, या वो ये उसके मन में है कि हम इस एरिया में 6 महीने से या उससे ज़्यादा रहेंगे, तो उसको बोलेंगे रेसिडेंट। ज़रूरी नहीं है कि ये सिटीज़न हो, नॉन सिटीजन्स को भी एनपीआर में जोड़ा जाएगा, उनका नाम रहेगा इसमें। ये कहाँ से, मतलब इसका लीगल बैकिंग क्या है, तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 और उसका सिटीजनशिप रूल्स है 2003 का, उसके बेसिस पे एनपीआर हो रहा है। और ये मेंटेन कौन करते हैं, तो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर यही सेंसस करवाते हैं। और पहला बार ये 2015 में हुआ था, और 2010 में हुआ था, और अपडेट हुआ था 2015 में। एंड इंक्लूड्स बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। अब ये गांडीव क्या है, ये एक ऐसा टूल है, ये मतलब नेटग्रिड के अंदर एक टूल है जिसमें फेशियल रिकग्निशन होगा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा क्राइम करता है और उसका फोटो रहता है पुलिस के पास, और वो उसको नेटग्रिड में ये गांडी जो टूल है फेशियल रिकग्निशन उसमें डालता है, तो उसमें अगर उसका कोई ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या आधार कार्ड या कहीं भी उसका अगर फोटो है, तो वो पता चल जाएगा कि किसका है। और वहाँ से वो उसके फैमिली को ट्रेस कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कहाँ का था। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोई साउथ इंडिया से आके नॉर्थ इंडिया में, या कोई नॉर्थ इंडिया से जाके साउथ इंडिया में क्राइम करके वापस भाग जाता है, अब उसका कहीं फोटो सीसीटीवी फुटेज आ जाता है, तो उसको वो नेट ग्रिड में डालेंगे, गांडी में डालेंगे, और उससे वो पता लगा लेंगे, अच्छा ये फलाना तो इस स्टेट का है, तो वहाँ के फिर पुलिस को वो इंटीमेट किया जाएगा फिर। तो वो है। अभी ये नेट ग्रिड 2-3 बार न्यूज़ में आ चुका है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। सीनियर लीडर 3 अदर माओइस्ट किल्ड इन उड़ीसा, तो थोड़ा एडवर्स न्यूज़ है, वरना माओइस्ट तो अभी सरेंडर ही कर रहे थे। फिर ये खालिदा जिया हैं बीएनपी की, उनके बेटे हैं, वो बांग्लादेश लौटे हैं बहुत दिनों के बाद। और ये एग्जाइल, इनका सेल्फ एग्जाइल लिखते हैं। मतलब सेल्फ एग्जाइल क्या होता है कि खुद ही वो चले जाते हैं कि यार, समझ रहे ना। उसके बाद चलते हैं एडिटोरियल में। फ्रेजाइल अट्रैक्टिवनेस, इंडियाज बेस्ट एफर्ट्स टू ब्रिंग इन इन्वेस्टमेंट कैन बी अपेंडेड बाय द यूएस। इसमें बेसिकली क्या है कि इस आर्टिकल में कि ढेर सारा जो एफपीआई और एफडीआई है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो इंडिया को छोड़ के जा रहा है। अब उसका एक मेन कारण दिया जा रहा है कि भाई ये जो टैरिफ लगा हुआ है 25%, फिर 50%, फिर जितना भी परसेंट ट्रंप ने लगाया है, उसके कारण लोग थोड़ा
मतलब हिचकिचा रहे हैं। आर्टिकल का ये कहना है कि अगर स्टेबिलिटी हो, कि भाई अगर जान जाए कि हाँ इतना टैरिफ लगना है, जैसे फॉर एग्जांपल 25% लगना है तो उतना लगा हुआ है, तब ठीक है। लेकिन अब कब 25 को 50 बढ़ा रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कोई डील कर लेंगे, फिर पता चल रहा है कुछ और होगा, तो उसके कारण ये थोड़ा वो हो जाता है, फ्रेजाइल हो जाता है सिचुएशन, अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, जिसके कारण छोड़ रहे हैं। उसके अलावा ये दिया हुआ है कि इंडिया ने बहुत सारा एफर्ट किया है एफडीआई एफपीआई को लाने का, जो जितना उसका असर होना था उतना दिख नहीं रहा है। जैसे 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स कट किया था, उसके बाद पीएलआई लाए, उसके बाद जीएसटी में रेट कट हुआ, तो बोल रहे हैं कि द गवर्नमेंट हैज डन अ लॉट टू एनकरेज द प्राइवेट सेक्टर टू इन्वेस्ट, लेकिन ये हो नहीं रहा है। डोपिंग मीनेस, इंडिया में भी ये लिखा हुआ है कि जो नाडा है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, उसके ऊपर है कि नाडा को और ज़्यादा सशक्त करना चाहिए, इनका फंडिंग बढ़ाना चाहिए, इनका इंडिपेंडेंस बढ़ाना चाहिए, ताकि एंटी डोपिंग को रोक सके, क्योंकि अभी इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं, और उसके बाद 36 का जो ओलंपिक होने वाला है, उसके लिए हम लोग वो देने वाले हैं कि हमारे यहाँ हो सके। तो उसी पे है, एथिक्स में इससे क्वेश्चन बन सकता है कि आप कैसे अनएथिकल अपना जो एम है उसको अचीव करने के लिए आप अनएथिकल मीन्स को लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें आप डोपिंग का अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं। अ ईयर ऑफ डिसिपेटिंग प्रोमिसेस फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ये आर्टिकल बहुत बढ़िया लिखा है, जो सुहासिनी हैदर हैं, ये अच्छा आर्टिकल लिखती हैं बहुत आईआर पे। ये स्टार्ट करती हैं कि 2025 जब स्टार्ट हुआ था तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक था इंडिया का सिचुएशन, लेकिन धीरे 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 जो 25 बीता जैसे जैसे, और अभी जब ख़त्म होने वाला है, तो इंडिया का सिचुएशन भाई बहुत ख़राब हो चुका है। तो लास्ट में ये कुछ प्रिस्क्रिप्शन देती हैं कि इंडिया मस्ट रिकॉग्नाइज द लिमिट्स ऑफ परफॉर्मेटिव डिप्लोमेसी, मतलब जाके हग वग कर रहे हैं ये सब, और कुछ कुछ विश्व गुरु से विश्व मित्र बन जाइए, तो अब विश्व विक्टिम मत बन जाइए। तो इस आर्टिकल को आप लोग पढ़िए, इसको हम कोई समराइज नहीं करने वाले, जो बेसिक बात वही है कि 25 में जब स्टार्ट हुआ था तब बहुत अच्छा था, और अब उतना उतना अच्छा क्या, अच्छा ही नहीं है। इसमें मेन रोल जो प्ले कर रहा है वो यूएस है और चाइना है। उसके अलावा जो नेबरहुड है, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, ये सब। द अर्बन फ्यूचर विद सिटीज एज डायनेमिक इकोसिस्टम्स, ये जो है आर्टिकल, ये अर्बनाइजेशन को कल्चर से जोड़ता है कि अर्बन स्पेसेस एक हेट्रोजीनस कम्युनिटी नहीं होते हैं मतलब फॉर एग्जांपल केवल एक क्लास या एक कास्ट या एक जेंडर वहाँ नहीं रहते हैं, वहाँ पे मल्टीपल ग्रुप्स रहते हैं। तो सिटीज़ को, अर्बन एरियाज़ को उतना असिमुलेटिव होना चाहिए, और उसमें ये एग्जांपल देती है लैंग्वेज का, कि लैंग्वेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो जिनको लैंग्वेज नहीं आ रहा है वहाँ का, तो वो पीछे रह जाते हैं, तो अच्छा है अर्बनाइजेशन पे। ये प्रोपेगेंडा भी एन आर्ट, ये अब मूवी पे है, मूवी पे 2-3 आर्टिकल है। यूएस नेवल मूव्स अगेंस्ट वेनेजुएला, ये ब्लॉकेड लगाया था ये ट्रम्प, अब उसमें 3 उसको जहाज को पकड़ लिया है। फिर मिक्स बैग ऑफ स्पेक्टिकल एंड थॉटफुल स्टोरी टेलिंग, ये भी वही है, सिनेमा पे है। ये जो इनका जेल टर्म सस्पेंशन हुआ है सेंगर का, इसके खिलाफ 2 महिलाएं गई हैं सुप्रीम कोर्ट, देखते हैं क्या होता है। कोर्ट हियरिंग्स मस्ट बी इन लैंग्वेज पीपल अंडरस्टैंड, अखिलेश। अब ये जो हैं अखिलेश यादव, ये बात तो सही बोल रहे हैं। इसमें संविधान में अगर आप देखिएगा तो एक है लैंग्वेज यूज्ड इन कोर्ट, उसमें आर्टिकल 348(1) है, उसमें ये कहता है कि ऑल प्रोसीडिंग्स इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट शैल बी इन इंग्लिश अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ स्पेसिफाइज। तो इसमें ये वाला ध्यान रखिएगा, अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ स्पेसिफाई, मतलब जब तक पार्लियामेंट नहीं बताता है तब तक सारा जो प्रोसीडिंग होगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वो इंग्लिश में होगा। अब आर्टिकल 348 का क्लॉज 2 क्या बोलता है कि जो भी स्टेट के गवर्नर हैं वो विद प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब
प्रेसिडेंट की अनुमति लेकर may authorize the use of Hindi or any other language used in that state for proceedings in that high court। मतलब जो गवर्नर हैं वो राष्ट्रपति से सहमति लेके ये बोल सकते हैं कि ये फलाना जो हाई कोर्ट है उसमें या तो हिंदी या उस स्टेट में वो लैंग्वेज यूज होगा जो वहाँ उस हाई कोर्ट में वो लैंग्वेज यूज होगा जो स्टेट में यूज होता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर यूपी है तो गवर्नर साहब ने ले लिया प्रेसिडेंट का अप्रूवल कि चलिए यहाँ पे जो है यूपी में इलाहाबाद हाई कोर्ट में हिंदी यूज होगा। वेस्ट बंगाल में बोल दिया ठीक है बांग्ला यूज होगा। तो ये केवल प्रोसीडिंग्स में है, मतलब लॉयर साहब जाएंगे वो बात करेंगे जज से, जज रिप्लाई करेंगे, वो हिंदी में या कोई स्टेट के लैंग्वेज में हो सकता है क्योंकि आगे उसी में लिखा हुआ है कि दिस शैल नॉट अप्लाई टू एनी जजमेंट डिक्री और ऑर्डर पास्ड और मेड बाय सच हाई कोर्ट। मतलब गवर्नर साहब उसका जो हाई कोर्ट का प्रोसीडिंग का लैंग्वेज है वो तो बता सकते हैं कि चलिए आप लोग हिंदी में करिए या बांग्ला में करिए या उड़ीसी में करिए या जो भी लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल है लोगों को उसमें करिए, लेकिन जो ऑर्डर होगा, जजमेंट होगा, डिक्री होगा वो इंग्लिश में ही होगा। ये कब तक है? ये जब तक अनटिल पार्लियामेंट बाय लॉ स्पेसिफाई। लेकिन 342 का पहला जो पार्ट है ये इवन विदाउट द लॉ ऑफ पार्लियामेंट है। तो ये जो प्रावधान है अनटिल पार्लियामेंट बाय लॉ स्पेसिफाई, इसके और भी ढेर सारा संविधान में था जिसके लिए ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास किया गया 1963 में। ये जो एक्ट है इट ऑथराइजेज द गवर्नर विथ प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट to authorize the use of Hindi or any other language of the state for judgments, orders, decrees passed by High Court of that state। मतलब ये वाला जो पार्ट है कि दिस शैल नॉट अप्लाई टू एनी जजमेंट, ये वाला पार्ट भी नलिफाई, ये वाला इन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ने गवर्नर को पावर दे दिया कि इसके लिए भी आप हिंदी या दूसरा लैंग्वेज प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये पावर पार्लियामेंट को कहाँ से आया? ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अनटिल पार्लियामेंट बाय लॉ स्पेसिफाइज ऑल प्रोसीडिंग्स इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट शैल बी इन इंग्लिश अनटिल पार्लियामेंट, यहाँ पे मे भी होना चाहिए, मे बाय लॉ स्पेसिफाई। तो पहला है कि हाई कोर्ट संविधान लिखता है आर्टिकल 348(1) में कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग्स होंगे वो इंग्लिश में होंगे। 348(2) लिखता है कि जो गवर्नर है किसी स्टेट के वो ये बोल सकते हैं राष्ट्रपति के पहले मतलब सहमति लेके या अनुमति लेके कि आप हाई कोर्ट में हिंदी या उस स्टेट में यूज होने वाला लैंग्वेज प्रोसीडिंग्स में यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर में नहीं। तो ये था जब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाता। अब पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। इसने ऑथराइज कर दिया गवर्नर को कि केवल प्रोसीडिंग्स के लिए नहीं, आप जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर के लिए भी हिंदी या एनी अदर लैंग्वेज यूज इन दैट स्टेट यूज को ऑथराइज कर सकते हैं यूज का। अभी इसमें देखिए जो बेयर एक्ट है वो क्या लिखता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, मतलब इस पार्ट जो भी संविधान का जो पार्ट है उसमें नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग until parliament by law otherwise provides all proceedings in the supreme court and in every high court। और उसके बाद ये वाला जो है ना बी से बी ये वाला तक, ये बेसिकली बिल्स को लेके है, स्टेट लेजिस्लेचर का बिल्स और पार्लियामेंट का बिल्स को लेके अमेंडमेंट ये सब है। तो इसको अभी रहने दीजिए, ये अभी हमारे काम का नहीं है फिलहाल। तो ऑल प्रोसीडिंग्स इन द सुप्रीम कोर्ट एंड इन एवरी हाई कोर्ट शैल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। फिर देखिए 2 क्या बोलता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन क्लॉज ए सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1 the governor of state may with the previous consent of president authorize the use of Hindi language or any other language used for any official purpose of the state in the proceedings of the high court having its principal seat in the state provided that nothing in this clause shall apply to any judgment, decree or order passed by। तो ये वाला भी जो पार्ट है इसको ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट से वो कर दिया गया कि अगर गवर्नर साहब चाहें
तो हिंदी या उस स्टेट में यूज होने वाला कोई लैंग्वेज यूज हो सकता है। हाँ, और सबसे मेन बात कि ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है, इसने सुप्रीम कोर्ट के लिए कुछ नहीं बोला है। तो आप जब भी, अभी तो वीडियो आता है, वीडियो अवेलेबल रहता है, सब रिकॉर्डिंग होता है, तो आप हाई कोर्ट का देखिएगा, उसमें जजेस हिंदी में बात करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आप देखिएगा कि लॉयर्स भी इंग्लिश में बात करेंगे और जजेस भी सुप्रीम कोर्ट में और इंग्लिश में बात करेंगे, और जो डिक्री, ऑर्डर, जजमेंट जो भी होगा वो इंग्लिश में ही होगा, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के लिए कुछ नहीं बोला गया है। स्कूल टीचर शॉट डेड इनसाइड अलीगढ़ मुस्लिम में, फोटोज ऑफ सबरीमाला गोल्ड, एमएलए स्किप, रेलवे मिनिस्टर। ये देखिए, इंडियन आर्मी रिलैक्सेस सोशल मीडिया पॉलिसी अलाउज पैसिव पार्टिसिपेशन। पैसिव पार्टिसिपेशन है मतलब आप अकाउंट खोलिए, आप अपना फीड को गो थ्रू करिए, आप उस पर मैसेज किसी को नहीं कर सकते, आप कोई कमेंट नहीं कर सकते, आप शेयर नहीं कर सकते, आप लाइक नहीं कर सकते हैं, पैसिव रहना है उसमें। तो ये पावर कहाँ से आता है? इंडियन आर्मी कैसे बोल सकता है कि भाई तुम मेरे यहाँ काम करते हो तो तुम ऐसा नहीं कर सकते? ये पावर आता है आर्टिकल 33 से। देखिए, पार्लियामेंट, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। दिस पार्ट मतलब फंडामेंटल राइट्स वाला पार्ट। इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेज एटसेट्रा। आप देखिए क्या लिख रहा है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ डिटरमाइन टू व्हाट एक्सटेंट एनी ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, मतलब आर्टिकल 14 से आर्टिकल 32 तक, राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट शैल इन देयर एप्लीकेशन टू, किसको? मतलब पार्लियामेंट में बाय लॉ, पार्लियामेंट लॉ से बताएगा क्या, डिटरमाइन टू व्हाट एक्सटेंट एनी ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, इस पार्ट ने जो भी राइट्स दिए हैं, इन देयर एप्लीकेशन टू द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, मेंबर्स ऑफ द फोर्सेस चार्ज विद मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। मतलब इसमें क्या, ये पुलिस भी आ गया। Persons employed in any bureau or other organization established by the state for the purpose of intelligence or counter intelligence, या तो आर्म्ड फोर्सेस के हों, स्टेट पुलिस फोर्सेस के हों, या स्टेट के किसी भी तौर पे, जो सीआरपीएफ हो गए, सीआईएसएफ हो गए, जो भी जिसको आप बोल सकते हो कि हाँ भाई ये पुलिस है, या कोई इंटेलिजेंस का ब्यूरो का आदमी है, या पर्सन एम्प्लॉयड इन और इन कनेक्शन विद द टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम सेटअप फॉर द पर्पस ऑफ एनी फोर्स, ब्यूरो, ऑर्गेनाइजेशन रिफर टू इन ए टू सी। अब ये याद रखिए कि इन पे लागू हो रहा है। क्या लागू हो रहा है? एक्सटेंट एनी ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट शैल बी रिस्ट्रिक्टेड और एब्रोगेटेड सो एज, रिस्ट्रिक्ट करना या एब्रोगेट, सो एज टू इंश्योर द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज एंड द मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन अमंग देम। तो आर्टिकल 33 ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस, डिफेंस फोर्सेस, आर्मी, ये वो जो भी है, इन लोगों का राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट या रिस्ट्रिक्ट कर सकता है टू मेंटेन डिसिप्लिन अमंग देम एंड इन द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज। तो इसके लिए ढेर सारा लॉ बना हुआ है, आर्मीज एक्ट है, एयरफोर्स एक्ट है, उसके थ्रू ये लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं। रेलवे मिनिस्ट्री नोटिफाइज फेयर, थोड़ा सा दाम बढ़ गया है, दुखद है। मोदी जी इनॉग्रेट राष्ट्र प्रेरणा स्थल, इसमें 3 लोगों का मूर्ति लगा है। पहला है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरे हैं दीनदयाल उपाध्याय, तीसरे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अरावलीज रो बीजेपी कांग्रेस स्टेट चार्जेस ओवर माइनिंग डेटा, ये लोग कर ही रहे, कुछ होने जाएगा अरावली। अब बीजेपी वेटरन क्विट्स एज डिप्यूटी स्पीकर ऑफ गुजरात हाउस। डिप्यूटी स्पीकर आपको पता होगा कि इंडिपेंडेंट ऑफिस होता है, वो एक बार यूपीएससी पूछा है कि ही वर्क्स अंडर द स्पीकर, तो ऐसा नहीं है, अभी तो डिप्यूटी स्पीकर है ही नहीं। कैरिंग द रेड फ्लैग इनटू द नेक्स्ट सेंचुरी, ये सीपीआई पे है, कम्युनिस्ट पार्टीज पे। 95, ये एक बहुत बढ़िया न्यूज़ है कि 95 महाराष्ट्र विलेजेस बैक डिग्निफाइड लाइफ फॉर विडोज। अब महाराष्ट्र में एक वो है, कल्चर है कि गांव के, अब तो शहर में उतना नहीं है, गांव में होता है कि जो विडो, जब कोई विडो होती हैं तो वो आसपास की औरतें मिलके उसका
वो वर्मिलियन मिटाती है, चूड़ी हटाती है, मंगलसूत्र हटाती है। तो इसको ये लोग बोल रहे थे कि भाई ये सही चीज़ नहीं है। तो अब वहाँ पे लोग एफिडेविट कर रहे हैं 100 रुपए का बॉन्ड पेपर की, भाई ये सब हम लोग नहीं करने वाले जब हम लोग ऐसा डेथ होगा तो ये आप एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं अगर वुमेन एम्पावरमेंट पे कुछ आता है तो। सर्कुलेटरी सिस्टम एलिमेंट्स कॉज मोस्ट डेथ, इंडिया विल सून बिकम सेल्फ रिलायंट इन सेमी कंडक्टर। हमारे होम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि कुछ सालों में इंडिया जो है सेमीकंडक्टर में सेल्फ रिलायंट हो जाएगा और हम लोग एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें देखते हैं सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जो जिनका जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज बिटवीन अ कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर। कंडक्टर होता है जो अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए, जैसे आयरन हो गया। इंसुलेटर होता है जो अलाउ नहीं करता है, जैसे लकड़ी हो गया, रबर हो गया। तो सेमीकंडक्टर क्या होगा, बीच का है कि वो अलाउ करेगा भी नहीं भी करेगा। ये कब करेगा, मतलब कब अलाउ करेगा कब। तो कंडक्टिविटी कैन बी कंट्रोल्ड बाय एडिंग इम्प्योरिटीज, इसको बोलते हैं डोपिंग, और चेंजिंग कंडीशंस लाइक टेम्परेचर। मतलब आप उसमें जैसे सिलिकॉन में आप थोड़ा सा इम्प्योरिटी मिला दीजिए, तो जब बिना इम्प्योरिटी के वो इंसुलेटर है, डोपिंग कर दिए उसका तो वो कंडक्टर हो गया। कोई और चीज़ है, उसका टेम्परेचर सर्टेन टेम्परेचर में है तो नहीं है, टेम्परेचर बढ़ाइएगा घटाइएगा तो वो बन जाएगा कंडक्टर। एग्जाम्पल सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सल्फाइड, ये सब सेमीकंडक्टर हैं। तो सेमीकंडक्टर का इतना क्या है, क्या काम है, तो देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट में जैसे माइक्रोचिप, कंप्यूटर, टैबलेट, लैपटॉप, जो भी उसमें माइक्रोचिप जो यूज़ होता है वो सेमीकंडक्टर है। ट्रांजिस्टर में यूज़ होता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है, एलईडीज में यूज़ होता है, फोटोवोल्टाइक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, फोटोवोल्टाइक्स होता है वो सोलर सेल्स जो होते हैं वो लाइट को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। सेंसर हो गया जैसे हीट डिटेक्ट करने वाला, लाइट डिटेक्ट करने वाला। तो आप देखिए अब बहुत सारा इनका एप्लीकेशंस है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अभी इंडिया का एक सेमीकंडक्टर मिशन है, उसका पूरा नाम है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। इंडिया यहाँ पे छूट गया है, 2021 में लॉन्च हुआ था मेटी के अंडर। ये क्या क्या करता है, तो मेनली ये फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। देखिए फाइनेंशियल सपोर्ट तो क्या चीज़ के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देगा, टू सेटअप सेमीकंडक्टर फैब्स। मतलब फैब्स होता है सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन लैब्स, सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन फैसिलिटी, सपोर्ट फॉर सेटिंग अप डिस्प्ले फैब्स, TFT LCD AMOLED based display fabrication facility, financial support for compound semiconductors, silicon photonics, sensors, OSAT, outsource semiconductor for assembly and test facilities in India, और एक डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है इसी के अंडर। तो ये सब सेमीकंडक्टर का। अब इसमें लोग पूछेंगे कि इसका वो क्या है, चैलेंजेस क्या है। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना वो ये है कि इसका जो सेमीकंडक्टर का जब आप कोई इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो उसका बिलियंस में है सेटअप करने का। और एक बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड, जेस्टेशन पीरियड होता है आप कब स्टार्ट करते हो और आपको कब अर्निंग होता है, तो वो बहुत लंबा है। तीसरा रॉ मटेरियल का प्रॉब्लम, जो मेन जो रेयर अर्थ एलिमेंट, क्रिटिकल एलिमेंट वही सब है इसमें। लेकिन चाइना उतना अभी नहीं है, जो टॉप का है वो है ताइवान, एनवीडिया यूएस का, और साउथ कोरिया, ये लोग आगे हैं। चाइना भी कैचअप कर रहा है। इंडिया अब अमित शाह जी बोल रहे हैं कि एक्सपोर्ट भी करेगा तो करेगा। तो सेमीकंडक्टर्स को आप ध्यान में रखिएगा, पीटी में भी पूछ सकता है, मेंस में 25 में ही पूछा है, 2025 में अभी देखेंगे थोड़ी देर में, पीवाईक्यू देखते हैं। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टार्ट्स ऑपरेशन, नवी मुंबई रीजन में हेड फॉर रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर रियलिटी ग्रोथ, ये सब ऐसे ही है। यूएस मिलिट्री ऑर्डर्ड फोकस ऑन क्वारंटाइन, देख रहे हैं ये यूएस वाला। ट्रंप बैक्ड कैंडिडेट विंस होंडुरास प्रेसिडेंसी। चाइना, अब यूएस क्या बोल रहा है कि भाई यूएस इंडिया टाई चाइना खराब कर रहा है, तो उस पर चाइना का जवाब आया है। इसराइल को बुरा लग रहा है कि उसको किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया। म्यांमार जुंटा, वहाँ पे चुनाव होगा, कितना इम्पार्शियल होगा वो तो भगवान भी जानता है। ये रेबीज पे है कि
कैसे कितने लोग रेबीज से मरते हैं, क्या चाहिए रेबीज में, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप लोग दो टर्म दिमाग में रख सकते हैं तो फायदा होगा। वो है, कहाँ गया, एक सेकेंड। एक है पीईपी, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस और रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस और रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, ये दोनों अगर पूछता है पीपीआरआईजी ऑफेंसिन इन न्यूज ऐसा कुछ पूछ सकता है तो लिख दीजिएगा रेबीज। बाकी इस आर्टिकल में एक जो है एथिकल क्वेश्चन होता है कि भाई आप ह्यूमन लाइफ, क्योंकि एक बार अगर आपको रेबीज, एक रैबिट डॉग बोलते हैं जिसको रेबीज है, उसने काट लिया और आपने ये दोनों चीज नहीं करवाया, आरआईजी और पीईपी, तो डेथ पक्का है। अब इसमें बोल रहे हैं कि भाई इनको पकड़ पकड़ के वैक्सीनेट करते रहो कुत्तों को, तो इतना मैन पावर है क्या, इतना रिसोर्स है क्या। दूसरा जो आसान तरीका जो लोगों को लगता है, जो पेटा वाले फिर गुस्साएंगे कि इनको मार दो, तो बहुत इनह्यूमन है। तो वही एक कॉन्फ्लिक्ट है कि हम्म, कुत्तों को बचाया जाए या इंसानों को बचाया जाए, या बीच का एक रास्ता ढूंढा जाए। तो एथिक्स में ये पूछ सकते हैं, इस पे तो केस स्टडी भी बन जाएगा। रीजनल में भी आज कुछ खास है नहीं। ये अटल कैंटीन बनाए हैं ये लोग, अम्मा कैंटीन है वहाँ साउथ में, एनजीटी ट्रक 15 फुट, वाजपेयी जी का 15 फुट का स्टैचू अनवील हुआ है। माइग्रेंट वर्कर, देखिए ये क्या है, माइग्रेंट वर्कर फ्रॉम बंगाल लिंच्ड इन ओडिशा और किल्ड फॉर स्पीकिंग बंगाली। ये टीएमसी बोल रही है, अब ये कितना सच है पता नहीं, लेकिन अगर ये सच है तो ये वाला बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है स्टालिन ने कि मेजॉरिटीज स्ट्रेंथ लाइज इन इंश्योरिंग दैट माइनॉरिटीज लिव विदाउट फियर। ये बहुत सही बात है, खास करके इंडिया जैसे डाइवर्स डाइवर्स कंट्री में। राजस्थान फेसिंग अपोजिशन, ये देखिए वो कल आया था कि जाट का एक खप्पन के पंचायत ने बोल दिया था कि मैरिड वुमेन स्मार्टफोन यूज़ नहीं करेंगे, तो उसका ओपोजिशन हुआ तो उसको विड्रॉ किया ये लोगों ने। असम में धीरे धीरे नॉर्मलसी आ रहा है, इसका हम लोग डिटेल में देखे थे 6 शेड्यूल एरिया। आप नहीं देखे तो आप पहले का वीडियो देख सकते हैं, मेरे को डेट नहीं याद है। अंकिता भंडारी क्रिसमस ब्रिंग्स, सूरत मैन फॉल्स फ्रॉम, ये 10वें फ्लोर से गिरा, 8वें फ्लोर पे अटक गया। ये ओपियम बेल्ट वाला है, ओपियम पे अब कुछ दिन पहले भी आया था कि किसी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में मणिपुर कुकी वालों ने बोला था कि हम लोग ओपियम का खेती नहीं होने देंगे। ये ओपियम है कि पॉपी है, ओपियम। तो आज के लिए इतना ही। एक देखिए PYQ एक बहुत 2025 में पूछा है कि इंडिया एम्स टू बिकम अ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब, ये एक स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है। व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया, मेंशन द सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन। इंडिया सेमीकंडक्टर, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, आप इंट्रो देंगे कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, उसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं कि हाँ आप इंट्रोडक्शन दे दो, उसके बाद फिर आप सीधा चैलेंजेस पे चले जाओ। चैलेंजेस दे दो 1 2 3 4 5 जो भी आपको दिमाग में रहे, उसके बाद आप इंडिया सेमीकंडक्टर पे जाओ। उसके बाद उसका सारा फीचर, अभी हम लोग देखे क्या क्या है फीचर, वो दे दो। और उसके बाद एक कंक्लूजन दे दो। कंक्लूजन में क्या देंगे, तो देखिए यहाँ पे कहीं हमने यूजेस नहीं लिखा है, तो कंक्लूजन में यूजेस लिख सकते हैं, 1 2 यूज दे दो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में या ग्रीन एनर्जी में। ग्रीन एनर्जी अगर लिख रहे हो तो इंडिया का नेट ज़ीरो पाने में मदद करेगा, या ये भी लिख सकते हो कि विकसित भारत बनने में मदद करेगा, तो ऐसा कुछ कंक्लूजन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो मेरा नेट सॉरी ईमेल रहता है, उस पर आप मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो। और कोई नोट्स
ऐसे तो हम बना बना के डालते, जैसे कल एक संगम एज का मेरे को इम्पोर्टेंट लगा था तो उसका नोट्स हम उस पर डाल दिए थे टेलीग्राम चैनल पे। तो आप लोगों को अगर कुछ नोट्स का काम हो तो उधर आप चेक कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू।